नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं। और आज ध्यान रखिए, हिस्ट्री का ही पूरा ये आखिरी लेक्चर होने वाला है। क्लास 50 तक हम पहुंच चुके हैं। आज के इस क्लास में भारत का विभाजन और स्वतंत्रता कैसे मिलता है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से खत्म। तो सबसे पहले जब हमने शुरुआत किया था तो एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा किया, मिडाइवल पे आए और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पर हम आ गए। और मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर भी आज खत्म हो रहा है। यानी कि हिस्ट्री जो है आपका एक एक टॉपिक बहुत विस्तार से, बहुत आराम से 50 लेक्चर में पूरा तैयार कराया गया है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी अभी चूंकि मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अभी तत्पर नहीं हो रहे हैं पढ़ने के लिए। हालांकि अब आपको ध्यान देना चाहिए कि एक तरह से प्रस्तावित कैलेंडर जो आपका है उसमें जुलाई में ही आपका प्रीलिम्स है। तो जो अगस्त सितंबर में हो रहा है तो आप उसके जो ध्यान में रख के चल रहे हैं कि मेरे पास 7-8 महीने का समय है, उससे थोड़ा दूरी बनाइए, तैयारी को अच्छे से करते रहिए। और यहाँ पर आप हिस्ट्री के तमाम लेक्चर हैं 1 से 50 तक विस्तार से देख सकते हैं। जितने भी प्रश्न इतिहास के आते हैं 20 से 25 प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में प्रीलिम्स में, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, 2-3 प्रश्न आ जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो लगभग सारे प्रश्न यहीं से रहेंगे। तो ध्यान रखना है और अच्छे से आपको जब भी आप चाहें पीछे से पढ़ सकते हैं लेक्चर को। ठीक है, अब चलिए जरा बढ़ते हैं, भारत के विभाजन और स्वतंत्रता को लेकर के चर्चा करते हैं और उसके बाद देखेंगे संविधान वगैरह भी हम लोग बनवा ही देंगे और लेक्चर को खत्म करेंगे। फिर इस पर 10 प्रश्न ले लेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट आर एटली और भारत क्या संबंध है, क्योंकि इस पर प्रश्न आ चुका है। दरअसल जब भारत का स्वतंत्रता की बात की जाती है, भारत स्वतंत्र हो रहा है, तो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं इनका नाम कई बार पूछा जा चुका है, क्लीमेंट आर एटली होते हैं। तो एक फैक्ट तो आपके पास यही हो गया, इनका कार्यकाल भी दरअसल पूछा गया है। वह 1945 से 1951 में रहता है और भारत कब आजाद हो रहा है, 1947 में। तो बस ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये फैक्ट कई बार पूछा गया है। अब देखते हैं, इस अवधि में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। हो सकता है कि प्रधानमंत्री का नाम ना पूछे, हो सकता है उनका कार्यकाल ना पूछे, आपसे ये पूछ ले कि भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, लेबर पार्टी। और ना सिर्फ पूछे बल्कि अगर आप पीवाईक्यू में देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे साथियों, तो ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और विभिन्न पीसीएस में पूछा जा चुका है। 20 फरवरी 1947 ये दिन महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इस दिन इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा किया। उस घोषणा के तहत यह कहा गया कि ब्रिटेन जून 1948 से पहले भारत में सत्ता उत्तरदायी भारतीयों को सौंप देगा। कुल मिलाकर के ये कहा गया कि ब्रिटेन जो है वह जून 1948 से पहले भारत को आजाद घोषित कर देगा और ब्रिटेन वहां से निकल जाएगा। ये कब तक का आंकड़ा दिया गया था, समय बताया गया था, जून 1948। भारत कब आजाद हो रहा है, अगस्त 1947। तो देखिए 1 साल पहले ही ये भाग गए। कहा जा रहा है कि हम 48 में जाएंगे, मतलब मध्य तक, लेकिन पहले ही निकल जाता है। ठीक है, इटली ने यह भी कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग जो ये कहते रहते हैं ना कि ब्रिटिश ने विभाजनकारी नीति के वजह से भारत का बंटवारा हुआ, तो इटली यहाँ से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत का जो विभाजन हुआ है उसके लिए ब्रिटिश सरकार विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि भारत में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है हिंदू मुस्लिम के बीच, उस वजह से विभाजन हो रहा है। ये बात दुनिया के समक्ष रखा वहां पर इटली ने। वायसराय परिवर्तन और माउंटबेटन की भूमिका बढ़ती है। इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त करके भारत भेज दिया। लॉर्ड माउंटबेटन जो है 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ये संभालते हैं। कब संभाल रहे हैं, 24 मार्च 1947। काम बेहद तेजी से इन्होंने किया, इसीलिए अगस्त में ही आजादी मिल गई, नहीं तो ये जून 1948 तक चला जाता, 1 साल और भारत को गुलाम रहना पड़ता। लॉर्ड माउंटबेटन को स्पष्ट निर्देश देकर के इटली ने भेजा था। ये कहा था कि देखिए, आपको सत्ता का हस्तांतरण जितना शीघ्र करना है उतना शीघ्र कर दीजिए, जाइए और जितना जल्दी करके आ सकते हैं भारत को आजादी देकर के आ जाइए। यथासंभव जो यह भी कहा गया कि कोशिश कीजिए कि भारत का विभाजन ना हो। क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया था, मैंने कैबिनेट मिशन को लेकर के चर्चा किया था, कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन का आपने देखा हो कि गांधी जी स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस के भी द्वारा स्वागत किया गया। तो कहने का तात्पर्य उसमें यह था कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि मुस्लिम लीग की मांग को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं, भारत का विभाजन नहीं होगा, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। तो इस बात को लेकर के ये लोग कांग्रेस के लीडर और महात्मा गांधी एग्री हुए थे। अब यहां पर बात जो आ रही है विभाजन को लेकर के निकल रहा है,
है ना, चूंकि मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, पूरे देश में मारकाट मच रहा है, मुस्लिम हिंदू एकता में दरार आ चुकी है। तो यहां पर यह कहा गया कि दो चीजें डायरेक्शन देकर के भेजा गया इटली के द्वारा माउंटबेटन को कि आप जाइए, आजादी जल्दी से देके आइए। दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके यथासंभव भारत का विभाजन ना हो, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता लॉर्ड माउंटबेटन को भी इटली ने दिया। वार्ता चलता रहा, माउंटबेटन यहां पर आए, दोनों पक्षों से बातचीत किया और पक्षों से बातचीत करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन करना जो है वह जरूरी है। अगर भारत का विभाजन आवश्यक ढंग से ना किया जाए तो फिर भारत में जो स्थिति उत्पन्न होगा, ब्रिटेन उसमें उलझ करके रह जाएगा, है ना, क्योंकि सत्ता किसी को सौंपेंगे तो आप ना, तभी आप जाएंगे यहां से, सीधे छोड़ के निकल नहीं सकते, पूरी दुनिया की नजर आप पर है। तो उस कंडीशन में यहां पर सत्ता संभाले किसको, क्योंकि दोनों पक्ष में सभी लोग झगड़ रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने देखा कि नहीं, भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान की स्थापना जो है वह कहीं न कहीं लाजमी हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर के माउंटबेटन योजना आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, साथियों ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ना केवल विभिन्न पीसीएस में, बीपीएससी में, बल्कि यूपीएससी में भी यह प्रश्न आ चुका है। अच्छा, इसको एक तरीके से और पूछा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना या फिर 3 जून की योजना, यह भी पूछा जाता है। मैंने दोनों से देखा है, यूपीएससी में भी दोनों ही टर्म पूछे गए हैं और विभिन्न पीसीएस में भी माउंटबेटन योजना कब हुआ, किसके द्वारा ये सब पूछा गया, या फिर सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा 3 जून की योजना क्या है। ध्यान रखिएगा, तो 3 जून की योजना कहने का मतलब है माउंटबेटन के द्वारा ही कहा जा रहा है। क्या हुआ था, क्यों 3 जून कहते हैं, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कितना महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है जो 1947 में आता है, उसको समझिए। माउंटबेटन साहब को जब ये निर्देश दिया गया तो इन्होंने काम शुरू कर दिया, इन्होंने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत कहा गया कि भारत का विभाजन किया जाएगा, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, और ये 3 जून को चुके आया था, इसीलिए 3 जून 1947 कहा गया। चूंकि समझिए, भारत का विभाजन आप कह रहे हैं कि 14-15 अगस्त को हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके स्क्रिप्ट जो पूरी तरह से ऑफिशियल आ गया वो 3 जून को ही आ गया था कि भारत का विभाजन तय है और पाकिस्तान नए राष्ट्र के रूप में आएगा। इसी योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित कर दिया गया। हालांकि इसमें विलंब हो सकता था, लेकिन माउंटबेटन ने तत्परता दिखाई और इस वजह से यहां पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो पास होता है। अब ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या यह भारतीय संसद में हुआ था? नहीं, भारतीय संसद उस वक्त था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश संसद में इसे पेश किया गया था। और यह कब पारित किया गया? तो जुलाई 1947, यह भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। इस अधिनियम के अनुसार कुछ बातें कही गई। इस अधिनियम के साथ कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को दोनों को स्वतंत्र कर दिया जाए। विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ बातें कही गई। ये सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। 4 जुलाई 1947 विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे पारित कर दिया गया। फिर अगला दिन 16 जुलाई 1947 हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसे पारित किया गया, और फिर 2 दिन बाद 18 जुलाई 1947 राजकीय स्वीकृति इसको प्राप्त हो जाता है, यानी कि आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकृत कर लिया गया। कहने का तात्पर्य है कि भारत का विभाजन और भारत की आजादी दोनों ही बातें यहां से तय हो गई। वैकल्पिक योजनाएं भी बनाई गई। सीमा आयोग फिर बनता है, चूंकि अब विभाजन हो रहा है तो यह तय किया जाएगा ना कि पाकिस्तान को कितना हिस्सा दिया जाएगा, भारत के हिस्से में कौन कौन सा जगह आएगा। इन सब चीजों को लेकर के बातें की गई और यह समय रहा 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच। माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से 133 बैठकें की। ये बातचीत किए गए, डायलॉग किए गए कि किस क्षेत्र को कैसे रखना है, आपकी क्या जिज्ञासाएं हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी उम्मीदें क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर के बात किया गया। और यह निष्कर्ष निकाला गया कि वो जो कैबिनेट मिशन आया था, ध्यान रखिए, जिसका गांधी जी और कांग्रेस ने समर्थन किया था, वह कैबिनेट मिशन की जो योजना है वो पूरी तरह से धरा का धरा रह गया। वह प्रैक्टिकली लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि हम भारत की आजादी को, अगर आजादी दे रहे हैं तो उसमें विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया, मुस्लिम लीग की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि भारत जो है वह इकट्ठे ही रहेगा, अखंड रहेगा। यह बातें कैबिनेट मिशन ने कहा था और गांधी जी इसी बात के लिए खुश हुए थे कि चलो भारत का विभाजन नहीं हो रहा। कांग्रेस समेत तमाम जो लीडर हैं भारत के, वो सब इस बात को लेकर के खुश थे। लेकिन जब माउंटबेटन आते हैं, तमाम नेताओं के साथ, तमाम पक्षों के साथ, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो मुस्लिम लीग के हो, और भी संगठन हो, सबसे बातचीत करते हैं। तमाम 133 बैठकें की जाती है और फिर यह देखा जाता है कि यह संभव ही नहीं है
कि बंटवारा ना किया जाए तो आजादी कैसे दिया जाएगा, चूंकि स्थिति उस समय देश की बेहद खराब था। तो एक ही स्थिति हो सकता था कि भारत का विभाजन करके भारत को आजाद किया जाए। इसके बाद उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई, उसी को वैकल्पिक योजना इसलिए कहा जाता है, उसका नाम था बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान एक तरह से गुप्त नाम रखा गया, हो सकता है प्रश्न बाल्कन प्लान के आधार पर आएगा तो उसे वैकल्पिक जो है योजना के अंतर्गत ही आप देखेंगे। अब सीमा आयोग यानी कि तय हो गया कि भारत का विभाजन हो रहा है। विभाजन हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये तो अगर दो भाई में भी बंटवारा होता है तो तय किया जाता है ना कि जमीन का हिस्सा कौन सा है एक भाई के पास, कौन सा हिस्सा दूसरे भाई के पास। यहां पर सीमा आयोग के अंतर्गत यही काम हो रहा है। 30 जून 1947 को अब ये काम शुरू होता है। पंजाब सीमा आयोग, बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए। क्यों गठित किया गया ये दो नाम? क्योंकि एक तरफ देखेंगे ये पंजाब के तरफ बंटवारा होना था, यानी कि भारत के पश्चिमी सीमा पर, है ना। जैसे कि देखेंगे आज भी पंजाब का एक बड़ा हिस्सा भारत के पास है, एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है। अमृतसर शहर जो है पंजाब का बेहद प्रसिद्ध शहर, वो भारत के हिस्से में रहा, और लाहौर पंजाब का दूसरा सबसे बेहद प्रसिद्ध शहर वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब सोचिए, एक समय में कहते थे जे लाहौर ना घूमिया से जन्मिया नहीं, यानी कि जिसने लाहौर नहीं देखा, जिसने लाहौर नहीं घूमा, दरअसल वो इस दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। और वो लाहौर भारत में था, लेकिन वो लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और ये सारा काम जो है सीमा आयोग के द्वारा गया, सर रेडक्लिफ के द्वारा। तो यहाँ पर ये दो आयोग बनते हैं। तो पंजाब की तरफ एक बंटवारा हो रहा है, इसलिए पंजाब सीमा आयोग। फिर ये बंगाल की क्या कहानी है? दरअसल आप जानते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान भी एक रहा। पाकिस्तान दो हिस्से में था, यानी कि आज जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो 1971 में बना, मुक्ति मोर्चा के संघर्ष के साथ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब से ये कहानी बना है, लेकिन उससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो एक हिस्सा जो है पंजाब की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए यहां पर भी इस एरिया में भी, पूरब के हिस्से में भी सीमा क्या तय किया जाएगा, इसके लिए भी आयोग का गठन किया गया। तो बंगाल सीमा आयोग यहां पर गठित किए गए, और इस दोनों आयोग के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति को बनाया गया, सर सिलिफ रेडक्लिफ। तो इनका उद्देश्य क्या था, क्यों दिया गया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दो सीमाओं का निर्धारण किया जाए। अब ये मुस्लिम गैर मुस्लिम क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस्लाम के नाम पर ही एक अलग देश की मांग की। भारत इस दुनिया में एकमात्र ऐसा देश होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका धर्म के आधार पर बंटवारा होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर रेडक्लिफ साहब को सीधे तौर पर यह निर्देश था कि भाई मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी देख लीजिए कहां पर है, उस हिसाब से बाउंड्री तय कर दीजिए। जम्मू कश्मीर का इश्यू क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि जब ये बात था कि आबादी के आधार पर, तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा हरि सिंह, वो हिंदू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक जनता जो है वो मुस्लिम है। तो पाकिस्तान को यह लगा कि इस्लाम के आधार पर हो रहा है, फिर तो जम्मू कश्मीर मेरे हिस्से में आना चाहिए। लेकिन जब यह बात किया गया था कि अगर आज़ादी होता है और देसी रियासत के लिए कहा गया, यानी कि अलग अलग हिस्से रहे, जो राज्य ब्रिटेन के पास रहा वह तो चलो बांटा जा सकता है, लेकिन जो राज्य जो है ब्रिटेन के हिस्से में नहीं था, देसी रियासत था, फिर उसके लिए क्या करेंगे? तो तमाम देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया गया। उसमें एक कहा गया कि अगर आप चाहें तो स्वतंत्र भारत के ध्वज के नीचे जा सकते हैं या भारत के साथ मिल सकते हैं। दूसरा विकल्प दिया गया कि अगर आप भारत के साथ नहीं जा सकते तो आप पाकिस्तान के ध्वज के नीचे जा सकते हैं, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है, यानी कि आप पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तीसरा भी विकल्प दिया गया कि अगर कोई देसी रियासत है और वो भारत के साथ भी मिलना नहीं चाहता, वो ना ही पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है, तो वह अपना अस्तित्व स्वतंत्र रूप से रख सकता है। इसी के अंतर्गत देखेंगे, चाहे वो हैदराबाद, जूनागढ़ या फिर आप जम्मू कश्मीर के जो राजा महाराजा हैं, ये सब तय कर रहे हैं कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, ना मैं भारत के साथ जाऊंगा, ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा। और ऐसे देखे जाए तो 550 से अधिक देसी रियासत भारत में हो गया था, भारत वाले हिस्से में। वो तो थैंक्स कहना चाहिए हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद निभाते हुए, अपनाते हुए सभी को इकट्ठा कर दिया। और उसकी कहानी हम सब जानते हैं, इसलिए मैं उस पर आज बहुत नहीं आऊंगा। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए कि आबादी के आधार पर इन सब चीजों को किया गया। प्रत्येक आयोग में जो है 4 सदस्य रखे गए, यानी कि ये जो 2 आयोग, पंजाब सीमा आयोग, बंगाल सीमा आयोग, इसमें दोनों में 4-4 सदस्य रहा। तो चूंकि 2 ही बड़े दल थे जिसके बीच में मसला था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो 2 सदस्य जो है कांग्रेस से रख लिया गया और 2 सदस्य जो है
वह मुस्लिम लीग से यहाँ पर रख लिया गया। नेहरू और जिन्ना आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आते हैं गांधी जी। गांधी जी और कांग्रेस की भूमिका इन सब चीजों को लेकर के क्या रही। मैंने आपको कैबिनेट मिशन को लेकर के चर्चा किया था। गांधी जी कैबिनेट मिशन से खुश थे, इसलिए कि उसमें भारत के विभाजन की बात नहीं की गई थी। तमाम कांग्रेसी लीडर भी खुश थे, लेकिन मुस्लिम लीग नाराज था। मोहम्मद अली जिन्ना नाराज थे। गांधी जी की माउंटबेटन से पहली मुलाकात होती है 31 मार्च 1947। माउंटबेटन वायसराय बनकर के भारत आ रहे हैं। जिम्मेदारी है कि जल्दी जाइए, जितना जल्द हो सके भारत को आजाद घोषित कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि बंटवारा ना हो सके। 133 से अधिक बैठक करते हैं, तमाम नेताओं से मिलते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बात किया जाता है, कोशिश की जाती है कि बंटवारा ना हो, लेकिन निष्कर्षतः वो पहुंचते हैं कि बंटवारा होना लाजमी है। गांधी जी का सुझाव होता है कि अंतरिम सरकार इस स्थिति में जिन्ना को सौंप दिया जाए, यानी कि अगर वो टाल रहे हैं कि किसी भी हालात में भारत का बंटवारा ना हो, तो कहा गया कि अगर आप जिन्ना की यही डिमांड है कि उनको अलग देश चाहिए, तो अंतरिम सरकार आप जिन्ना को ही सौंप दीजिए, ताकि जो सांप्रदायिक हिंसा देश भर में हो रहा है, खास करके पंजाब वाले हिस्से में, वह सांप्रदायिक हिंसा रुक सके। यही हालात बंगाल के थे, इसको रोका जा सके। यह सुझाव जो गांधी जी का था वो कांग्रेस नेतृत्व और सीडब्ल्यूसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, यानी गांधी जी का बात नहीं माना गया। गांधी जी का विभाजन पर दृष्टिकोण था। गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो मेरे लाश के ऊपर से करेगी, यानी कि गांधी इस देश के बंटवारा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, और ना ही उस वक्त आप देखेंगे देश की आजादी के समय गांधी जी जो है वह न्यू दिल्ली में रहते हैं। अब यहां से कांग्रेस और भारत विभाजन प्रस्ताव पर चलते हैं। 14 से 15 जून 1947 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक होती है। कहां पर? दिल्ली में। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन होते हैं? आचार्य JB कृपलानी। साथियों, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। विभाजन प्रस्ताव आता है। विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तुत जो है वह गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया जाता है और समर्थन जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया जाता है। भारत के विभाजन की बात की जाती है। विरोध में भी मतदान होते हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये कहां से होते हैं? आज पाकिस्तान का जो पश्चिमी सीमा पड़ता है, खैबर पख्तूनख्वा वाला हिस्सा, वहां से ये होते हैं। गांधी जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, फॉलोअर होते हैं इन्होंने, और बहुत बड़े कद्दावर लीडर उस एरिया का। तो ये खुलकर के विरोध करते हैं, क्योंकि ये इनका घर जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता। ये खुलकर के विरोध करते हैं कि किसी भी आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो जो यहां पर प्रस्ताव दिया गया, प्रस्ताव के समर्थन में बहुत सारे लोग आए, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि सीमांत गांधी खुलकर के इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। मामला यही नहीं होता है, इस प्रस्ताव का, इस विभाजन की प्रक्रिया का कड़ी आलोचना की जाती है बहुत सारे लीडर के द्वारा। जैसे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के आगे समर्पण हो गया, यानी कि राष्ट्रवाद राष्ट्र प्रथम है, और उन सब चीजों को लेकर के संप्रदायवाद, यानी कि जिस तरह से धर्म के आधार पर पूरे देश में हिंसा हो रहा था, खास करके बंगाल और खास करके देखा जाए पंजाब वाले हिस्से में, तो कहा गया कि सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए प्रयास ना किया गया, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा के आगे घुटने टेक दिया गया और राष्ट्रवाद हार गया और भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। वे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और प्रबल विरोधी इस सब चीजों के रहे। स्वतंत्रता के बाद ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में आगे चढ़ करके शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्षों का क्रम यहां पर देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा जाएगा। यहां से रहते हैं एक दो प्रश्न संभावना। देखिए, नवंबर 1947 JB कृपलानी का फिर त्याग पत्र आता है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। 1948 जयपुर अधिवेशन, पट्टाभी सीतारमैया। 1950 नासिक अधिवेशन, यह आजादी के बाद हो रहा है, पुरुषोत्तम दास टंडन। और 1951 से 54 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री भी इसके साथ रह रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो ध्यान रखना है। अब चलते हैं सत्ता हस्तांतरण की बात करते हैं और फिर आगे चलते हैं, संविधान सभा की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सत्ता हस्तांतरण की बात करेंगे तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि की बात आती है। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में सत्ता अब संभाल ली है। नया संविधान अभी तक देश में लागू नहीं हुआ है। संविधान सभा ही केंद्रीय विधानमंडल के तौर पर काम कर रही है। 14 अगस्त 1947 संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक होती है और जवाहरलाल नेहरू का वो प्रसिद्ध भाषण जो हम लोग सुनते हैं मध्यरात्रि का, वह यहां पर आता है। और इसके साथ ही देखा जाएगा तो भारत एक तरह से आजाद घोषित हो जाता है। स्वतंत्र भारत के कुछ संवैधानिक पद आते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। नियुक्ति जो है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया जाता है और इसके साथ प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। 1947 से 1948 तक ये रहते हैं। इसके बाद प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद हमारे यहां से खत्म हो रहा है हमारे देश से, ध्यान रखिएगा।
ये जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 की आजादी के बाद यही हैं, लेकिन ये ब्रिटिश ही हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम भारतीय जो इनके बाद 48 के बाद हो रहे हैं वो सी राजगोपालाचारी, ये देखेंगे 48 से 50 तक हो रहे हैं, ठीक है। और ये संविधान लागू होने तक रहते हैं, उसके बाद ये पद ही हमारे यहां से खत्म हो जाता है, वो प्रेसिडेंट का पद आ जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं और संविधान प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष भी होते हैं। इनकी बड़ी भूमिका संविधान के निर्माण में रहती है। अब संविधान और गणतंत्र दिवस की चर्चा करते हैं। 26 जनवरी 1930, चूंकि 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस घोषित हुआ था, तो निश्चित तौर पर इसी दिवस को ऐतिहासिक तौर पर मानते हुए, इसका सम्मान करते हुए, इसको यादगार बनाने के लिए संविधान सभा ने संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया। बनकर के तैयार ये पहले ही हो गया था, 1-2 महीने पहले ही, लेकिन 26 जनवरी के दिन तक इसको रोका गया और संविधान जो है हमने अपने आप को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया भारत में। और 26 जनवरी 1950 से भारत इसके साथ ही गणतंत्र घोषित हो गया। स्वतंत्र तो 1947 में हो गया था, लेकिन गणतंत्र 1950 में हुआ और 26 जनवरी को। क्या तात्पर्य है गणतंत्र होने का? गणतंत्र कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व जो होगा वह भी चुनकर के आएगा, यानी कि वह भी किसी परिवार से, किसी खानदान से नहीं आएगा। यानी कि सबसे स्वतंत्र जब हुआ और गणतंत्र बनने की प्रक्रिया में एक पद आता है राष्ट्रपति का, देश का सर्वोच्च पद होता है। क्या राष्ट्रपति के पद का चुनाव हमारे देश में होता है? होता है, हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तौर पर, लेकिन चुनाव तो होता है। तो जाहिर सी बात है जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ पद है, वह भी चुनाव के जरिए इस देश में आएगा। इसलिए हम गणतंत्र को उत्सव करते हैं। ब्रिटिश शासन, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन और भारतीय राष्ट्रवाद पर अब जरा विचार देखते हैं, इसके बाद हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। कुछ डायलॉग्स हैं कुछ लोगों के, चूंकि ये प्रश्न में रह सकता है तो आप इसको देख लीजिए। R. कोपलैन, भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी शासन की संतान थी। ध्यान दीजिए क्या कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो अंग्रेजी शासन की संतान की तरह ही काम किया। ये R. कोपलैंड कह रहे हैं। आलोचना, यह एक अनैच्छिक संतान थी जिसे अंग्रेजों ने पनपने नहीं दिया। और K.M. पणिक्कर कह रहे हैं ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का एकीकरण था। यानी कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर आया तो भारत अलग अलग देशी रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन उसका एकीकरण कर दिया, भारत का सोच लाया। ये ब्रिटिश का एकीकरण करने का जो एक कॉन्सेप्ट रहा वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा देन है भारत के संदर्भ में। और ब्रिटेन अब इस देश से जा चुके हैं ब्रिटिश, और देश आजाद हो चुका है, भारत का विभाजन भी हो चुका है। काम खत्म, यहां से मॉडर्न हिस्ट्री यहां खत्म। अब चलिए यहां पर प्रश्न पर आते हैं। 10 प्रश्न देखेंगे, इससे कुछ जवाब निकालेंगे। अगर कोई नया पॉइंट आता है तो उस पर हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में, यानी कि ब्रिटेन में, निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? आपसे मैंने पहले ही चर्चा किया था, कौन सी पार्टी है? ध्यान दीजिए, लेबर पार्टी सत्ता में आ चुकी है। और लेबर पार्टी सत्ता में आती है, प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट R. एटली, और ये आते ही ताबड़तोड़ घोषणा करते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके भारत को आजाद करो। लेबर पार्टी ये बात कहती है और माउंटबेटन को फिर यहां से भेजती है। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना आधार से पूछा जा रहा है, इसमें विकल्प देखिएगा, इसमें कौन सा है? माउंटबेटन योजना। कितनी तारीख की? 3 जून। 3 जून की योजना भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, और इसी के अंतर्गत ये आगे कार्य किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ये जो एक्ट आया था ये 1947 में आया है। अब मैंने आपसे बताया था इसका समय भी कि सबसे पहले ही देखिए, एक प्रश्न में एक चीज है, यहां से प्रश्न बन सकता था कि कहां पारित किया गया, तो प्रश्न में ही दे दिया ब्रिटिश संसद में। भारत की संसद उस वक्त नहीं है, तो ब्रिटिश संसद में ही से पारित किया जाएगा। और ये तारीख जो है वह, इसमें डेट नहीं दिया है, आपको मन से पूछा गया है तो उसी आधार पर जाएंगे। जुलाई 1947 में आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने के चांसेस रहता है। क्योंकि यह अधिनियम जो है साथियों, ध्यान रखिएगा, वो 18 जुलाई 1947 से प्रभावी होता है, और इसी के आधार पर 15 अगस्त 1947 की तिथि जो है वह निश्चित आजादी के लिए किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ध्यान दीजिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई, यानी कि वही 1947 वाला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुआ ये बताना है। और ये कब हुआ था आपको मैंने बताया था, डेट दिखाया था, ये 18 जुलाई 1947 को फाइनली इसको जो है यहां पर अधिकृत कर दिया गया था, इसको अधिसूचित किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं 5वें पर। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सीमा आयोग, ध्यान है, कौन है?
रेडक्लिफ। और कौन सा दो आयोग बना था, एक पंजाब के लिए, एक बंगाल के लिए, और दोनों की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, रेडक्लिफ ही। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठे पर। नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। ध्यान रखिए, विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन पूछा गया है, और समर्थन जो किया गया था वह अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। प्रस्तावक कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। ध्यान है। और विरोधक कौन थे, सीमांत गांधी, उन्होंने इसका विरोध किया था। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने का राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया, यानी कि इनकी आलोचना करते हुए कहा गया था, और वो जानते हैं हम लोग डॉक्टर किचलू के द्वारा कहा गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो है पूछा जा सकता है। आगे 14-15 अगस्त यानी कि आजादी की रात की बात की जा रही है, 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली, जो सेंट्रल असेंबली है पार्लियामेंट में अभी भी है, इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण गण किसने गाया। यहां रुक जाएगा, यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आ चुका है पहले। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित गीत जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये श्रीमती सुचेता कृपलानी के द्वारा गाया गया था। सुचेता कृपलानी, तो सी विकल्प के साथ यहां पर आप जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। और इसका जवाब मैंने पहले भी आपको बताया था कि जे.बी. कृपलानी जो है, जब भारत आजाद हो रहा है विभाजन के साथ साथ, जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कुल मिलाकर के ये ध्यान आपको रहना है। 10वें और आखिरी प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या था, भारत का एकीकरण करना था। और वो किसने कहा था, के.एम. पणिक्कर। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन जो सबसे अच्छा काम करके भारत से गई वो ये कि भारत के को पूरे मैप को एकीकरण कर दिया। नहीं तो पहले देशी रियासतें बहुत थे, टुकड़ा हुआ था, किसी के अंदर जो है भारत की भावना नहीं थी। मराठा की भावना था, झांसी का भावना था, हैदराबाद का था, कश्मीर का था, भारतीय नहीं थे। तो ब्रिटिश ने सबको कैप्चर किया और भारत के रूप में गढ़ दिया। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था कौन, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, राजा एडवर्ड सप्तम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 4 प्रश्न यहां पर दिए गए हैं आपको, जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलेंगे। फिर से बता दूं, इसके साथ ही हिस्ट्री आपका खत्म हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री तो खत्म हुआ ही, लेकिन मॉडर्न से पहले हिस्ट्री के तीनों सेगमेंट, यानी कि एंशिएंट को लेकर के हमने शुरुआत किया था, वो खत्म किया, मिडाइवल पे आए, वो खत्म हो गया, और फिर आज मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म हो रहा है। तो हिस्ट्री का एक जो बड़ा सेगमेंट है जिसमें कुल मिलाकर के 50 लेक्चर हुए, वो पूरी तरह से 2 महीने में आपका खत्म हुआ। इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। 20 से 25 प्रश्न यहां से रहता है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि 1-2 प्रश्न अगर बाहर चला जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो सारे के सारे प्रश्न यहां से आपको आ जाएंगे अगर आपने ठीक से जितना पढ़ाया हूं वो कर लेते हैं, और फिर जो 10 प्रश्न भी कराया हूं वहां से जो चीजें मैंने आपको बताया है वो भी कर लेते हैं, तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके दीजिए। बहुत समय आपके पास नहीं है तो प्रीलिम्स की तैयारी में अब लग जाइए। जो अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 से लेकर के 50 तक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को जाकर के अच्छे से देख लीजिए और अपनी तैयारी को ठीक से धारदार बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। शुभकामनाएं सहित आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।